सो वेलकम यू ऑल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। अब जैव विविधता का देखिए, आप सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा इसके पहले, है ना। बायोडाइवर्सिटी आपने पढ़ा है और एक्चुअल में भी क्या है, ये जो अपना कोर्स है इसमें यही चीज है कि भाई आपने पढ़ा हुआ तो है, लेकिन उसमें क्या आपको फोमो है, क्या आपको ऐसा है कि भाई मैंने ये चीज नहीं पढ़ी, पढ़ने के बाद याद नहीं है। ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ 5 टॉपिक हमें एनवायरनमेंट के करने हैं और बस वो 5 ही करने हैं। उसी में से आपके सारे क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे, इसलिए ज्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना। और इसके साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो मैं अभी करा रहा हूं, आपके पास भी अपने नोट्स हैं, साथ ही साथ अपने नोट्स उठा के रखो एनवायरनमेंट के सारे। बायोडाइवर्सिटी पढ़ाई, आप अपने नोट्स भी बायोडाइवर्सिटी पढ़ लो एक बार, तो उससे क्या है, आपके वो नोट्स भी आपको पता चला कि भाई ठीक है, नहीं है, सफिशिएंट है, नहीं है, नहीं है तो उसमें ऐड ऑन कर लो। और वो भी नहीं करना है तो उन नोट्स को पढ़ के एक बार साइड में रख दो। इससे 1 2 4 5 पेज पे एक नोट बना लो छोटा सा, है ना, A4 शीट लो और बस उन शीट को अपने पास रखो। बाकी फिर, क्योंकि इस तरीके से 5 टॉपिक के पास, या 5 टॉपिक जब हो जाएंगे आपके एनवायरमेंट के, तो आपके पास हार्डली 4 4 5 5 पेज अगर लगा लो उसके, तो मुश्किल से 20 पेज रहेंगे। तो आपका एनवायरनमेंट 20 से 30 पेज पे पूरा सिमट जाएगा। यही मेरा काम है कि इसको कैसे कंसोलिडेट करना है। देखिए बायोडाइवर्सिटी, सिंपल से इसके मतलब आपको पता है भाई कब से शुरू हुआ। बायो मीन्स, बायो मतलब जैविक, जैविक या जैव, जैव, और डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, विविध। अब होती क्या है बायोडाइवर्सिटी, तो इसके लिए आपको 2 की टर्म याद रखनी है। पहला, एक है स्पेसीज की रिचनेस, जो प्रजाति है उसकी रिचनेस। रिचनेस मीन्स सघनता, एक तरीके से सघनता, भाई कितनी ज्यादा है नंबर में। और दूसरा है स्पेसीज की इविननेस, इविननेस, इविननेस मीन्स समता, समता। अब ये क्या है भाई, पढ़ तो आपने रखा ही है, लेकिन उसमें ये थोड़े थोड़े जो कॉन्सेप्ट है शायद आपको काम आए। मान लीजिए कहीं भी एक गिवन जगह पे 100 शेर रहते हैं, 100 लायन है, ठीक। वहां पे 2 टाइगर हैं, 2 टाइगर हैं, 10 हिरन है, हिरन है। तो टोटल देखिए आपका कितना बनता है, लगभग 100, 110 और 2, 112, 112। तो ये रिचनेस है, नंबर है। अब इवननेस क्या है कि देखिए, कहीं पे मान लीजिए 30 लॉयन है, ऐसे ही 25 टाइगर है, और लगभग 35 क्या है आपके, हिरन। तो कितना हुआ टोटल, 25, 40, 60 और 30, 90, 90। तो अगर आप नंबर के हिसाब से देखो तो भाई इसके पास ज्यादा है, तो ये रिच है। लेकिन अगर आप इवननेस के हिसाब से देखो कि भाई ये ज्यादा एक तरीके से बायोडाइवर्स है। क्यों? क्योंकि इसके पास भले ही 90 हैं, ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन क्वालिटी है इसके पास, सब तरीके के जीव हैं और ठीक ठाक वो मात्रा में है। तो यही होती है जैव विविधता। अब इसमें यहां पे आप फंसते हो इस चीज में, स्पेसीज कि ये भाई स्पेसीज क्या है, तो इसमें प्रजाति है। मैंने अभी ये जानवर का एग्जांपल लिया, एनिमल का लिया, तो एनिमल में इस तरीके का है तो एनिमल की है। ऐसे ही मैं बोलता हूं प्लांट, भाई पौधे भी तो हैं, पौधों की भी एक बायोडाइवर्सिटी है। इवन आप और हम ह्यूमन, है ना। कहीं पे अफ्रीकन नस्ल के सपोज 100 लोग हैं, और साथ ही साथ 80 लोग इंडियन हैं, 70 लोग कहीं पे यूएस के हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे कि भाई ये थोड़ा सा डाइवर्स है। किसी एक जगह पे 1000 लोग अफ्रीका के ही हैं, तो आप डाइवर्स नहीं बोलोगे। समझ में आई बात? तो ये है आपकी बायोडाइवर्सिटी। लेकिन प्रीलिम में आपका जो सवाल बनता है, तो वो थोड़े से यहां से फैक्ट से बनता है। फैक्ट क्या है, देखिए जैव विविधता, इस टर्म को सबसे पहले कोइंड किसने किया, किसने इसको स्टार्ट किया था?
बताया था, ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअल में। जैव विविधता बहुत देखा जाए तो अरिस्टोटल के टाइम से चला आ रहा है, लेकिन डार्विन ऑर्विन ये सब लगाओगे उसको हम ज्यादा काउंट नहीं करते। 1960s के टाइम से जो विटीकर, विटीकर इनका नाम था, वाइटीकर विटीकर जो भी है, डब्लू से याद कर लेना। वाइट सफेद आदमी है, कोई गोरा ही है, अमेरिका का ही होगा ऑब्वियसली, अमेरिका के बोटेनियोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने इसको कोइन किया था, लेकिन लेकिन उस टाइम पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इनको इसको बोलते थे। बाद में जो सही एप्रोप्रिएट हम यूज करते हैं वो WG रोजन, रोजन रोजन। तो रोजन, ये रोज मतलब क्या है? गुलाब। तो गुलाब, गुलाब क्या है? गुलाब की भी अलग अलग वैरायटी है। तो इस तरीके से याद कर लेना कि भाई सफेद और ये गुलाब, इन दो लोगों ने बायोडाइवर्सिटी को कॉइन किया। पूछेगा सबसे पहले तो इन्होंने, और फिर बाद में इसकी जो करंट फॉर्म है बायोडाइवर्सिटी जो हम यूज करते हैं इस वर्ड को, वो इन्होंने 1980s के टाइम पे दुनिया में इसको फेमस किया। ठीक। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई चलिए ये तो ठीक है, किसने कॉइन किया, किसने, क्या दुनिया में आज भी बायोडाइवर्सिटी के लिए कोई दिन रिजर्व है? तो हाँ, एक दिन रिजर्व है, उस दिन को आपने याद रखना है। वो दिन है 22 मई। 22 मई, 22 मई क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी डे, है ना, वैश्विक जैव विविधता दिवस। अब यहां से ना आपको एक फंसाने मीन्स, ये तो चलिए आपको याद करना है, यही एक जो चीज मुझे आपको बतानी है कि क्या याद नहीं करना है। कहीं कहीं पे जो राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो भी मिल जाता है लिखा हुआ, उसको याद नहीं करना, वहां से नहीं पूछेगा। ठीक। जब आपने ये एक डेट याद की तो इसी के साथ एक डेट और याद करो, ये दो है ना, तो यहाँ पे मैं दो ही लिख देता हूं, बस मई की जगह फरवरी लिख देता हूं। और इस दिन को वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। जो फैक्ट जहां का है मैं वहां पे लिख रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एकदम नए हैं, और इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबने कहीं ना कहीं ये चीज सुनी हुई है, लेकिन इसको सही से कंसोलिडेट करना, याद कराना, ये मेरा काम है। ठीक है। तो जैव विविधता टर्म आपको पता चली क्या होती है, रिचनेस क्या होती है, इवननेस, कौन थे जिसने इसका नंबर दिया, और ये भी आपको दोनों डेट याद हो गई। तो ऐसे जितनी भी डेट्स होती हैं, सपोज 13 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, तो एक सेकेंड, आवाज है ना, ठीक है। तो ओजोन डे, ओजोन डे 13 सितंबर, वो याद हम यहां नहीं करेंगे, वो हम ओजोन में याद करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपके दिवस वगैरह सारे तैयार हो जाएंगे। अब यहां से फिर सवाल बनता है कि भाई बताइए फिर, कि डाइवर्सिटी तो आपने बता दी, जैव विविधता, अब उसमें चाहे प्लांट्स में हो विविधता, इंसान में हो, किसी में भी विविधता हो, वो है। कितने प्रकार की विविधता होती है? तो टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम कैसे इसका अध्ययन करते हैं? एक सेकेंड यार, ये धागा अलग ही चल रहा है ना। एक- चलिए, तो टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कितने प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होती है? तो तीन प्रकार की है, तीन प्रकार की है मोटी मोटी। पहली है जेनेटिक, जीन के आधार पे, जेनेटिक, जेनेटिक को अनुवांशीय बोलते हैं, अनुवांशिक मीन्स जो वंश के हिसाब से चली आ रही है। ज्यादा इनकी टर्मिनोलॉजी में मत जाना, आप बस कॉन्सेप्ट समझते रहो कि जेनेटिक मतलब जीन, और जीन के हिसाब से जो चली आ रही है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी है एक। ठीक। दूसरी है स्पेसीज डाइवर्सिटी। तीसरा है डाइवर्सिटी है कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब सामुदायिक। ये तीन मेन है, बाकी कुछ लोग इसको चार भी कर देते हैं कि भाई इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है। ऐसे ही पांचवें नंबर पे वर्टिब्रेट,
तो वो तो अलग अलग नाम हो गए। बस ये 3 आपके मेजरली आपको याद करनी है। क्या होती है भाई, ये 3 है क्या? आप एक चीज समझो, एक फूल है गुलाब का, देखा है सबने? गुलाब का फूल देखा है आपने? कैसे 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 होता है, ऐसे कुछ, ठीक, इस तरीके से है, यही है। आप बोलोगे आपने तो सफेद फूल बना दिया है गुलाब का, ऐसा कहाँ होता है? तो भाई अच्छा रेड होता है, तो चलिए रेड भी बना देते हैं, रेड भी होता है ना? बात तो सही है, रेड भी होता है। देखिए दोनों फूल हैं, लेकिन दोनों के रंग अलग हैं। नाम क्या बोलोगे? रोज ही है, नाम तो रोज है, रोज है। लेकिन इन दोनों के जीन अलग अलग है, इसके जीन अलग है, इसके जीन अलग है। मान लीजिए आप और मैं, या चलिए आप और मैं नहीं, मैं ही हूं, ठीक, मैं भी इंसान हूं। एक अफ्रीका में जो रहता है वो भी इंसान है, लेकिन अफ्रीका का और जो इंडिया का या फिर मैं हूं, हम दोनों के जीन में कितना डिफरेंस है देखा जाए। तो अगर मेरे साथ कोई अफ्रीका का खड़ा हो जाए, तो मुझे अगर मानव बोलोगे तो उसको महामानव बोलोगे, वो भयंकर है, लेकिन है तो मानव ही ना। लेकिन जीन की वजह से ये वेरिएशन आ रहा है। बाय एंड लार्ज आप क्या बोलोगे कि ये इंसान है। अगर आप एकदम और स्पेसिफिक जाओगे कि भाई ये थोड़ा सा इंसान नहीं लग रहा है, और ये इंसान से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है? समझ में आ गई बात? मैं चाहूं तो इसको आपको फोटो दिखा सकता हूँ। ये रेड और वाइट अलग अलग रोज होते हैं, है तो रोज ही, लेकिन रोज में जो 2 वैरायटी हैं, और भी वैरायटी होंगी। तो ये जीन की वजह से अंतर इसमें आ रहा है, यही है जेनेटिक डाइवर्सिटी, कि एक ही स्पेसीज में अलग अलग तरह के जो जीन की वजह से वेरिएशन आते हैं। देन स्पेसीज डाइवर्सिटी, स्पेसीज, दूसरा ये इस दूसरा है स्पेसीज डाइवर्सिटी। ये क्या होती है? एक तरफ देखिए, मैं यहाँ पे कमल का फूल एक बना देता हूं, कमल का, ये कमल है, और दूसरी तरफ ये रोज है। मैं आपसे पूछूंगा ये दोनों क्या है, आप बोलोगे फूल है। मैं और स्पेसिफिक में जाऊंगा तो आप बोलोगे कि ये कमल का फूल है और ये गुलाब का फूल है ना? और फिर गुलाब के अंदर जब जाते हो, या फिर कमल के अंदर ही अलग अलग जाओगे, तब आपको पता चलता है कि ये अलग अलग डाइवर्सिटी है। तो दोनों फूल हैं, फ्लावर्स हैं, लेकिन इन दोनों में भी अलग अलग वैरायटी है, कि भाई ये गुलाब का है, ये इसका है, कोई गेंदे का है, कोई किसी चीज का है। तो ये होती है प्रजातियों में विविधता। समझ में आई बात? तीसरा, समुदाय में, कम्युनिटी में। जैसे आप और हम कहाँ रहते हैं? अभी जमीन पे रहते हैं, ठीक, आप और हम जमीन पे रहते हैं। तो जमीन के जो जीव है ना, हम जीव ही हैं। और आप नीचे समुद्र में उतर जाइए, तो वहां पे पानी है, तो पानी के अलग जीव है, ठीक। ऐसे ही इस जमीन पे भी भाई घास है, तो घास में अलग जीव जंतु हैं, पहाड़ पे एकदम अलग जीव जंतु हैं, रेगिस्तान में अलग जीव जंतु हैं। तो ये जो अलग अलग डाइवर्सिटी होती है, इसको बोलते हैं सामुदायिक विविधता, कि भाई समुदाय में भी अलग अलग विविधता है। कि मैराइन, जो मैरीन डाइवर्सिटी है वो एकदम अलग है, जो जमीनी टेरेस्ट्रियल डाइवर्सिटी है वो अलग है। और इसमें भी फिर वैरायटी आ जाती है, कि मान लीजिए ये डेजर्ट का अलग है, पहाड़ का अलग है, प्लेन का अलग है। तो इस तरीके की जो डाइवर्सिटी है, इसको बोलते हैं सामुदायिक विविधता, ठीक। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, की भाई बताइए कि भाई इकोलॉजिकली सबसे ज्यादा जीव कौन से हैं, ये क्या है? तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में देखिए क्या आता है, कि देखिए फॉरेस्ट की अलग डाइवर्सिटी है, ठीक, ग्रासलैंड की अलग है, डेजर्ट की अलग है, ठीक है। तो इस तरह की जो बायोडाइवर्सिटी होती है, इसको इकोलॉजिकल बोलते हैं। वर्टिब्रेट में, कि भाई जो समुद्र वगैरह में भी जो जीव हैं, उसमें अगर हम डाइवर्सिटी लगाएं तो सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है? तो एक की टर्म याद रखो, फेसबुक, फेसबुक राम, FB राम। तो F से फिश, मछली, B से पक्षी, R से रेप्टाइल्स, A से एम्फीबियन, एम्फीबियन, M से मैमल्स, मैमल्स। तो ये सीक्वेंस है भाई, सबसे ज्यादा फिश की है, फिर बर्ड है, फिर रेप्टाइल्स है, फिर एम्फीबियंस है, फिर मैमल्स है। तो अगर वर्टिब्रेट में आपसे पूछ लेता है कि डाइवर्सिटी का एक सीक्वेंस बताइए, ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, तो उसने फिश के बारे में पूछा हुआ था, लेकिन मैंने आपको पूरा ही ये बता दिया।
आपके कभी काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आपने समझी। तो यहां तक एक चीज और पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूं। चलिए, अब हमने चलिए टाइप तो पढ़ लिया, अब मेजरमेंट कैसे करेंगे, इसको मेजर कैसे करेंगे कि भाई ज्यादा है, कम है, कितनी है। तो मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी तीन तरीके से करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। गामा, अब ये कौन सी है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा। एक एग्जांपल से समझो, ये अपना इंडिया है, इंडिया में ये वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक। तो अगर आप वेस्टर्न घाट की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हो, एक स्पेसिफिक रीजन के बारे में, तो इसको बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू एरिया, किसी एक क्षेत्र की आप विशेष रूप से अध्ययन कर रहे हो, इस तरीके से, ये अल्फा मेजरमेंट है। दूसरा बीटा, बीटा डाइवर्सिटी। बीटा में क्या होता है कि आपने चलिए ये तो किया अध्ययन, लेकिन आपको पता है कि भाई ईस्टर्न घाट भी है, यहाँ भी छोटी छोटी पहाड़ी है, ठीक। तो जब आप इस पहाड़ी का और इनका, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, जब आप इसका कंपैरिजन करते हो, तुलना करते हो, तो ये बन जाती है आपकी बीटा डाइवर्सिटी या अध्ययन, इसको आप बोल सकते हैं। तीसरा है गामा, अल्फा, बीटा और डेल्टा बोलते हैं इसको, शायद तीसरे नंबर पे डेल्टा डाइवर्सिटी आती है, डेल्टा डाइवर्सिटी। तो गामा नहीं है, डेल्टा है, डेल्टा डाइवर्सिटी। तो डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा डाइवर्सिटी में आपने देखिए इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, अब मैं इस पूरे स्पेसिफिक रीजन के बारे में ही बोल देता हूं आपको, कि आप पूरे इस ओवरऑल रीजन के बारे में स्टडी करनी है, तो इसको बोलते हैं डेल्टा डाइवर्सिटी। समझ में आई बात? अब ऐसे याद नहीं होगा, ऐसे याद करो। देखिए ये क्या है, अल्फा मतलब एरिया, एरिया मतलब अल्फा, ठीक। बीटा, बीटा, बीटा मतलब बी, मतलब बी के बाद सी आता है, कंपैरिजन आप कर सकते हो, कंपैरिजन। और इसमें ये जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब है कि आप ओवरऑल पूरी स्टडी कर रहे हो। अभी भी याद नहीं हुआ, ऐसे याद रख लो, ए बी सी। तो ए अल्फा मतलब एरिया, बी, बी के बाद सी आता है, सी मतलब कंपैरिजन, और फिर जो डेल्टा ए बी सी डी, ये जो आएगा डेल्टा, डेल्टा में आप ओवरऑल स्टडी करते हैं। तो ए बी सी डी ओ, इस तरीके से भी याद रख सकते हो, आपकी मर्जी है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि चलिए बताइए कि इन सबको मेजर करने वाली कोई इंडेक्स भी है क्या, तो एक इंडेक्स का नाम आता है सिम्पसन इंडेक्स, सिम्पसन इंडेक्स, सिम्पसन इंडेक्स। ये क्या करती है, बायोडाइवर्सिटी को मेजर करती है। इसमें रैंकिंग दी जाती है 0 और 1 के बीच में। जैसे आपका गिनी कोफिशिएंट होता है इकोनॉमी में, एक चीज है गिनी कोफिशिएंट, गिनी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। तो ये भी जो अध्ययन करता है, ये इनइक्वालिटी का अध्ययन करता है, इनइक्वालिटी का, आर्थिक असमानता का। तो ये पता कैसे चलता है, रैंकिंग कैसे देता है, तो इसको देखिए याद करने का एक तरीका है, इससे फिर हम इस पे आते हैं। तो गिनी में क्या होता है, गिनी आपने सुना होगा, कपिल शर्मा, कपिल शर्मा की जो वाइफ है वो गिनी है, ठीक। गिनी पता है ना, ये रियल नेम है, ऐसे नहीं कि मैं मनगढ़ंत बता रहा हूँ, असली नाम है उनका गिनी। पैसे वाली है, बहुत पैसे वाली है, और वो खुद भी बताते हैं कि भाई जब उसका स्टेटस बहुत अप था, मींस गिनी का स्टेटस बहुत अप था, वो बहुत पैसे वाली थी, तब मैं कुछ भी नहीं था। तो ऑब्वियसली उनसे फिर पूछा जाता है डाउरी के बारे में, तो कभी वो मजाक तो करते हैं, उसमें बोलते हैं, लेकिन उस चीज से मैंने एक चीज जो ग्रैब की और वो याद करने में काम आई। कैसे, अब इससे मतलब क्या है कि गिनी, गिनी मतलब कपिल शर्मा और गिनी, गिनी और कपिल शर्मा की शादी होती है, शादी है। तो उस शादी में आपको क्या लगता है कि कोई भी गिनी के घर वाले 1 रुपया भी देंगे क्या? नहीं देंगे, 0 रुपए देंगे। क्यों? कि भाई सही है, आप भी ठीक ठाक कमा रहे हो, हमारा भी स्टेटस सही है, तो 0, एकदम इक्वल हो गए। तो परफेक्ट इक्वेलिटी है। अगर उनको 1 भी रुपया देना पड़ रहा है, दैट मीन्स इक्वेलिटी नहीं है।
और जो इक्वालिटी नहीं होती उसी को बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो अगर किसी की रैंक 1 दी जाती है तो मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी, असमानता है। अगर आप 1 रुपया भी नहीं दे रहे हो तो मतलब समान हो, है ना। यही तो आज के टाइम पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, जो लव मैरिज में चल रहा है। इसके जो सबसे फायदे हैं वो यही है कि डाउरी लगभग इसमें खत्म हो चुकी है, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। ठीक, बहुत बढ़िया चीज डाउरी नहीं है, खत्म हो गई है, वो अच्छी चीज है। ठीक, तो गिनी कोफिशिएंट, इसी से आप इसको याद कर लो तो आपको 2 चीज याद हो जाएंगी। सिम्पसन इंडेक्स, सिम्पसन में क्या है कि अगर इसमें भी अगर आपको 0 रैंक देते हैं दैट मीन्स बहुत बढ़िया यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है। अगर आपको 1 रैंक देते हैं, 1 भी रुपया आप खर्च कर रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पे कंडीशन सही नहीं है, डाइवर्सिटी उतनी नहीं है। तो ये आपको याद हुआ मेजरमेंट कैसे होता है। चलिए लिख लेना इसको, आराम से आप लिखो। 1 मिनट, मैं भी पानी वगैरह पी लेता हूं। चलिए, तैयार हुआ आपको? तो एक बार रिवाइज करो, चलिए मेरे साथ। बायोडाइवर्सिटी किसने शब्द दिए? 2 लोगों से मिल, ये 2 शब्दों से मिलके बना है बायोडाइवर्सिटी, तो 2 ही लोगों ने दिया। किस दिन मनाते हैं? तो 22, और 22 में से ही 2 हटा दो, तो उस टाइम पे वेटलैंड दिवस हम मनाते हैं, इंटरनेशनल वेटलैंड डे बोलते हैं उसको। देन उसके बाद स्पेसीज रिचनेस और इवननेस, हमने देखी कि भाई ये बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक, उसके बाद कितने प्रकार की है? तो जेनेटिक, स्पेसीज, कम्युनिटी, इकोलॉजिकल, वर्टिब्रेट। ये मैं आपसे बोलूं, ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, वेरी लेस। अगर रैंकिंग दूं तो ये 1 स्टार है बस, यहां से नहीं पूछा जाएगा। फिर भी कॉन्सेप्ट क्योंकि क्लियर हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए मैंने समझाया आपको। यहां से आप एक्सपेक्ट करके चलना कि क्वेश्चन आ सकता है। यहां से आप 4 स्टार इसको रख सकते हो, और वो पूछेगा भी क्या ना, यहीं से पूछेगा कि अल्फा, अल्फा तो अल्फा मतलब एरिया, बीटा, बी के बाद सी, सी के बाद डी मतलब डेल्टा। ठीक है, डेल्टा, डेल्टा मतलब ओवरऑल। तो आपको दिमाग में ना बस मैप विजुअलाइज करना है कि अच्छा इंडिया का मैप, सिर्फ वेस्टर्न घाट तो ए, वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों मिला देंगे, या दोनों की स्टडी करते हो कंपैरिजन तो बी, और पूरे एरिया को करते हो तो क्या है आपका डेल्टा। ठीक, ए बी सी डी के हिसाब से याद कर लेना मेजरमेंट के लिए, सिम्पसन इंडेक्स, गिनी कोफिशिएंट, याद हो जाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी इतना सा है, बाकी तो कंजर्वेशन के मैकेनिज्म है, वहां से क्वेश्चन पूछता है। बायोडाइवर्सिटी आपको यहां तक समझ में आया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो ये आपको समझ में आया। अब चलिए हमें एक चीज लगेगी, वो है मैप। एक शब्द चलता है ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ग्रेडियंट क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता, ज्योग्राफी में ग्रेडियंट एक थोड़ा सा टेक्निकल शब्द बनाने के लिए बोल देते हैं। आप ढाल बोल लीजिए, ढाल होता है एक तरीके से कि भाई ढाल, बायोडाइवर्सिटी का ढाल, या फिर ये जो एरो है किस तरफ चलता है। तो आपको एक बार मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाऊंगा जो जरूरी है। देखिए, ये है अपना अर्थ, बीच से जाती है इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। अब होता क्या है, इक्वेटर पे आपको पता है कि भाई सूरज लगभग साल भर रहता है, लगभग कभी भाई ज्यादा है यहाँ पे, जब इधर आ जाएगा मार्च में और सितंबर में, तब इधर ज्यादा गर्मी है।
अदरवाइज इधर भी रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कैप्रिकॉर्न पे, तभी भी यहाँ गर्मी तो ठीक ठाक रहती है इक्वेटर वाले रीजन में। तो अब यहाँ से आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि देखिए टेम्परेचर तो साल भर ज्यादा है, अब बहुत तेज टेम्परेचर है, तो जो जमीन है, ये जो जमीन है, ये सूरज की किरणों से, ये सूरज की किरण यहाँ पे आएंगी तो ये क्या होगी, गर्म होगी, है ना, गर्म होगी हवा। गर्म हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, इस तरीके से ऊपर जाएगी, क्योंकि गर्म होकर ना चीज हल्की हो जाती है। जैसे आप हम लोग चाय बनाते हैं, ठीक, तो चाय में क्या है, जैसे ही आप उसमें पानी रखते हो तो पानी गर्म होगा, वो भाप बन के ऊपर उड़ने लगेगा, तो ये ऊपर उड़ जाएगा, और एक हाइट पे पहुंच के, जब ये ठीक ठाक हाइट पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पहुंच के बादल बन जाएंगे, बादल बन जाएंगे, कंडेंस हो जाएगी एरिया। जैसे ही बादल बने तो भाई बारिश भी होगी, बारिश भी होगी, बारिश भी होगी। तो आपको पता है कि भाई तेज धूप है, गर्मी है, गर्मी के बाद बारिश होती है। ऐसे याद नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो याद कि भाई आप देखो, मार्च अप्रैल के बाद गर्मी बढ़नी स्टार्ट होती है, तो मार्च अप्रैल मई जून भयंकर गर्मी, तो गर्म हो गए, सारी हवा ऊपर उठ गई, ऊपर से फिर बादल बन गए, वो बरस जाएंगे जुलाई अगस्त सितंबर में। जब वो बरस जाएंगे तो आप देखो उस टाइम पे अगस्त में अभी भी पहाड़ों पे ये मौसम चल रहा है, कितने हरे हैं पहाड़, जीव जंतु सब, आसपास भी आप देखो आपके सांप निकल रहे होंगे अगर आप थोड़ा बहुत ऐसे कच्चे एरिया में रहते हो। अदरवाइज जीव जंतु के लिए इस टाइम पे बहुत बढ़िया मौसम रहता है। मच्छर बहुत है, तो मच्छर मतलब क्या है भाई, बायोडाइवर्सिटी है ना, दीवारों पे छिपकली एक्टिव रहती है बढ़िया से। तो कुल मिला के क्या है कि इस टाइम पे क्योंकि बारिश हो रही है, तो जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरिया फंगस इधर उधर ये सब, वो सब एक्टिव होते रहते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव हो जाएंगे तो भाई ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी बढ़ती चली जाएगी। तो अब ये जो पानी है ना, ये पानी जमीन पे गिरा, ये जो बादल बने ये जमीन पे गिरा, तो जमीन मिट्टी कैसी है, कैसी भी हो यार, जब बारिश पड़ती रहेगी तो थोड़ी बहुत उपजाऊ हो जाएगी, तो यहाँ पे घास वास होने लगेगी, है ना, घास होने लगी। अब यहाँ पे अगर घास हो रही है तो घास में घास वाला एक इकोसिस्टम तैयार होगा कि भाई घास को खाने के लिए हिरन है, छोटे छोटे और जीव हैं, है ना, सांप भी रहेंगे, बिच्छू, ये दुनिया भर की चीजें रहेंगी, हिरन रहेंगे। अब यहाँ पे हिरन आ गया, तो हिरन का शिकार करने के लिए शेर, शेर नहीं टाइगर, बाघ, लेपर्ड, तेंदुआ, ये सब आएंगे, वो सब रहेंगे। तो ये जितने लेपर्ड वगैरह ये मरते भी हैं, ये जब मरेंगे यहाँ पे तो इनको खाने के लिए ऊपर गिद्ध बैठे हैं, तो पूरी एक चैन, एक इकोसिस्टम एक डेवलप हो जाता है। किस वजह से, इस सूरज की वजह से, कि भाई गर्मी थी बहुत, गर्मी की वजह से जमीन गर्म हुई, गर्म हुई, बादल बने, बादल बन के बारिश हुई, बारिश से जो लैंड थी वो थोड़ी फर्टाइल प्रोडक्टिव हुई, उसने उगाना शुरू किया, घास ही उगाई, चाहे पेड़ भी उगाएगी घास भी उगाएगी, तो घास का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है कि घास, घास में हिरन, हिरन के पीछे शेर, शेर के गिद्ध, गिद्ध, ये सब चलता रहेगा, ठीक। तो इससे आप क्या समझ रहे हो कि यार यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हो रही है, किस हिसाब से, धूप की वजह से। धूप, एक धूप ही तो है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे। आज के कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो ये जो टाइम चल रहा है अगस्त में, तो जुलाई अगस्त और लगभग सितंबर में बारिश बहुत पड़ती है, तो देखो सारे पहाड़ जहां भी आप रहते हो आसपास हरियाली है, जीव जंतु भी है। आपको न्यूज सुनने में आ रही होगी इधर कि इधर तेंदुए ने अटैक किया, इधर उसने, तो ये सब चलता रहता है, ठीक। तो कुल मिला के क्या है, आपको पता चला कि भाई धूप ज्यादा है तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। तो इस वाले रीजन में जहां पे गर्मी तो 12 महीने लगभग रहती ही है, तो आपको क्या लगता है बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, जैव विविधता, या कम होगी? तो यहाँ पे मैक्सिमम रहेगी, है ना, यहाँ पे मान लीजिए 100 है, ठीक है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में भी 100 ही है, ठीक। अब एक आपको नेचुरली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि यार ज्यादा गर्मी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, तो ज्यादा ठंडी मतलब बहुत कम बायोडाइवर्सिटी। क्यों, ठंड है, बारिश नहीं है, बारिश नहीं है तो भाई कुछ यहाँ पे फर्टाइल वर्टाइल है नहीं, बर्फ बर्फ जमी हुई है, अब उसमें कितने जीव जंतु जानवर रह सकते हैं, क्योंकि बर्फ पड़ी हुई है, ना घास है, तो हिरन क्या करेगा वहां पे, हिरन नहीं है तो तेंदुआ क्या करेगा, छोटे मोटे सांप ऊप तो ठंड से वैसे ही मर जाएंगे, है ना। तो इधर क्या है, आपको एक चीज समझ में आई कि भाई इधर इतना ठंडा है, पोल्स पे बहुत ठंडा है, तो यहाँ तो सबसे कम होनी चाहिए, यहाँ तो सूरज पहुंचता ही नहीं है, तो सबसे कम कहाँ होगी, मिनिमम, मिनिमम पोल्स पे, ध्रुव पे सबसे कम होगी मिनिमम।
मैक्सिमम पता चला, मिनिमम पता चला। अब मैं आपसे पूछता हूं कि चलिए यहां पे कैसी होगी, इस वाली पट्टी में, इसमें। तो आप बोलोगे कि इधर ठीक है, ज्यादा तो नहीं होगी, लेकिन हाँ इधर ठीक ठाक होगी, ठीक ठाक होगी, मतलब गुड रहेगी। अगर इधर एक्सीलेंट है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे 70 तो रहेगी, है ना। ऐसे ही इस वाले, क्योंकि ध्रुव के नीचे भी लगभग यही है, तो यहाँ भी 70 ही है। इसके और ऊपर जा रहे हो आप, तो आपको पता है कि भाई ठंडक बढ़ती जा रही है, तो जहां पे 70 थी, अब यहां हो सकता है 40 रहे, इधर नीचे भी 40 रहे, ठीक। और पोल्स पे मान लीजिए 10 है, तो इधर भी 10 है। तो एक चीज आपको समझ में आई, ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर मैं आपसे बोलता हूं तो किस तरीके से जाएगा, कि आप अगर, ये स्टेटमेंट याद रखना, आप अगर ध्रुवों से, पोल से इक्वेटर, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हो, तो जैव विविधता बढ़ेगी या कम होगी। मैं क्वेश्चन डाल देता हूं यहां पे, अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ते हो, आप पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हो, तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, बढ़ेगी। वहीं इसी स्टेटमेंट को मैं उल्टा कर देता हूं, कि अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे, तो बायोडाइवर्सिटी कम होगी। सही है, समझ गए आप बात। तो यही होता है ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वो पूछेगा कि भाई स्लोप बताओ, तो स्लोप यार क्या ही है, देखो इधर ऐसे ड्रॉ कर दो ना, कि मान लीजिए ये 90 डिग्री का पोल है, ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक, ये 10 डिग्री है, और ये 0 डिग्री है। तो अगर मुझे बनाना है कि यहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ेगी, यहाँ और बढ़ेगी, यहाँ और बढ़ेगी, और इधर सबसे ज्यादा, तो बना दो फिर इसका साइकिल क्या है भाई, इस तरीके से है ग्राफ, ये ग्रेडियंट इस तरीके से, है ना। इसी के अगर यहां से हटा देता हूं मैं इसको, बोल देता हूं कि भाई चलिए ये आपका 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री मतलब क्या है, पोल्स है, पोल्स है। तो पोल्स की तरफ अगर देखिए यहाँ पे कम है, 45 पे थोड़ी सी ज्यादा है, 10 पे और ज्यादा है, यहाँ पे और है, ठीक। तो इस तरीके से बन रहा है। तो आपको बस इसका ध्यान रखना है कि ये किधर है। वैसे पूछता ऐसे थोड़ी ना है, वो आपसे बस ये स्टेटमेंट पूछेगा, ये आप टिक कर देना, ठीक। समझ में आई बात। इसके पहले मैंने आपको डायग्राम दिखाया, तो देख लो भाई इसका, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ होगी, तो इधर ही है ना यार। अमेजोन किधर पड़ता है, अमेजोन के फॉरेस्ट इधर पड़ते हैं ना, अमेजोन। इधर देखो ये केनिया, ये जितना भी ये रीजन है, केनिया के ऊपर वाला कोंगो वाला, कोंगो, कोंगो नदी का किनारा, कोंगो बेसिन, तो यहाँ पे बहुत है। ऐसे ही इधर इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में इधर बहुत है। समझ में आई बात क्यों है, बस यही कारण है। पोल्स पे यहाँ पे तो बहुत कम होगी, और कम हो जाएगी, ठीक, इधर भी कम रहेगी नीचे। एक चीज समझ में आई। दूसरी पे चले, चलिए अब आप मुझे बताइए, आप इतने दिन से उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, सिर्फ गर्मी और सर्दी का कॉन्सेप्ट है भाई, गर्मी और सर्दी। उत्तराखंड का मैप अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, इस तरीके से है। तो पहले आप मुझे बताइए कि यहाँ पे गर्मी ज्यादा रहती है, या इधर ऊपर पहाड़ पे, पहाड़ है ना पूरा, ये पहाड़ है मान लीजिए, चलिए पहाड़ ही बना देता हूं इसको, ऐसे मजा नहीं आएगा। चलिए एक सेकेंड, ये पहाड़ है ना। इस पहाड़ पे आप मुझे बताइए, इस वाले क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जैव विविधता ज्यादा होगी या कम होगी, ये प्लेन वाला रीजन है। तो आप जैव विविधता से पहले बस एक चीज सोचिएगा कि भाई क्या यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, धूप ज्यादा है। आप बोलोगे यार इधर तो बहुत गर्मी है, यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है नीचे, तो क्यों गर्मी क्यों रहती है, क्योंकि सूरज की जो किरण आती है ना, आपको कभी ऐसे नहीं लगता, मुझे बहुत टाइम तक जब तक ज्योग्राफी नहीं पढ़ी थी, मुझे ऐसा लगता था कि यार हम अभी जमीन पे रहते हैं, तो जमीन पे जब तक हम जैसे भी जमीन पे है,
तो यार यहाँ जब इतनी गर्मी है, सूरज इतनी दूर से आ रहा है, इतनी गर्मी है, तो ये जो पहाड़ है ये तो खुद सूरज की तरफ ही जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उधर तो और ज्यादा गर्मी होगी, है ना। मतलब पता नहीं क्यों बट ऐसा पहले दिमाग में एक चीज बैठी हुई थी कि यार हम सूरज से जब इतनी दूर है तो इतनी गर्मी है, जैसे जैसे उसके पास जाएंगे तो गर्मी और बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो ऐसे मुझे पहाड़ पे लगता था कि यार पहाड़ पे अगर हम ऊपर जाएंगे तो हम तो सूरज के और ज्यादा पास हैं, यहाँ तो और ज्यादा गर्मी होगी। लेकिन बाद में जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यार टेरेस्ट्रियल हीटिंग भी कोई जगह चीज होती है। टेरेस्ट्रियल हीटिंग कि भाई ये जो सूरज की रेखा होती है ना, ये जो सनलाइट है पहले नीचे आएगी, ठीक है, ये पहले नीचे आती है और फिर इसके बाद यहां से गर्मी होना स्टार्ट होती है। तो यहां से गर्मी, यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी रहेगी, सबसे ज्यादा, फिर इधर थोड़ी कम हो जाएगी और फिर ये ऊपर ऊपर उठती रहेगी, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में थोड़ा थिन हो जाता है, यहाँ पे तो बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गर्मी इधर प्लेन में इसी वजह से है। अब आप मुझे बताइए, गर्मी यहाँ पे ज्यादा है तो बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज्यादा होगी? ऑब्वियसली यहाँ पे होगी, तो जैव विविधता मैक्सिमम इधर ही होगी, ठीक, सर्वाधिक। अब सबसे कम कहाँ होगी? तो भाई जो सबसे ठंडा है, तो इस वाले रीजन में, इस वाले क्षेत्र में, इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है। इधर कैसी होगी? तो इधर वैसे ही कि भाई यहाँ पे 100 है तो यहाँ 70 है, 70 है, यहाँ पे मान लीजिए 50 है, 40 है, 30 है, 10 है, ठीक। उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में पूरा ये पहाड़ ही है, एक तरीके से एक पहाड़ ही रखा हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पे पहाड़ की हाइट सबसे कम है। तो बताइए देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर, गर्मी है इधर? नहीं है। एसी यूज करते हो ना, एसी यूज करते हो। आप थोड़ा और ऊपर जाओगे इधर, इधर तो हो सकता है आप बस एक फैन यूज करो, पंखा यूज करो, है ना। इसके ऊपर आप जाते हो यहाँ पे तो हो सकता है आप फैन भी यूज ना करो, आप ऐसे ही रहो आराम से, फैन यूज नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो आप, और ऊपर जा रहे हो तो हो सकता है आप पूरा ब्लैंकेट यूज करो, है ना। तो क्यों? क्योंकि ठंडा ऊपर बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है या कम होगी? सोच के बताइए। इधर देहरादून, इस वाले रीजन में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है कम है? तो भाई मैक्सिमम है इधर, सबसे ज्यादा इधर है, इधर थोड़ी कम है, इधर और कम है, और ऊपर तो सबसे ही कम है, ठीक। इसी हिसाब से आप देख लो कि भाई कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जैव विविधता उसी सबको तो संरक्षित करना है। राजाजी नेशनल पार्क, जो सबसे दो बड़े नेशनल पार्क है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जैव विविधता है, शेर मतलब टाइगर टूगर रहते हैं, वो यही है, यहाँ हाथी है, ये टाइगर के लिए फेमस है, ठीक। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि भाई पहाड़ पे कैसे है, प्लेन में कैसे है। तो यहां से हम फिर से दो शब्द निकालते हैं अपने। क्या शब्द निकलेंगे? कि जैसे ही हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं हाइट में, हम प्लेन से, प्लेन है, प्लेन से पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं या हाइट पे बढ़ते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कम होती है। इसके उल्टा कर दो, जैसे हम पहाड़ से मतलब ऑल्टीट्यूड, हाई हाइट से लोअर हाइट की तरफ आते हैं, मतलब प्लेन की तरफ आते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाती है। समझ में आया? यही है ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दो है, एक ये वाला है, एक ये, ठीक। एक ऑल्टीट्यूड वाइज है, इसको हाइट के हिसाब से बोलते हैं ऑल्टीट्यूड वाइज, इसको लैटिट्यूड वाइज बोलते हैं, लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी, ऑल्टीट्यूडनल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए, यही कॉन्सेप्ट है आपके, यही आपके एग्जाम में जब कुछ नहीं आता ना, टफ क्वेश्चन आता है, तो सब जब हाथ खड़े कर देंगे तब आपका हाथ उठा, एकदम उठा रहेगा बढ़िया से कि यार ठीक है, ये तो कॉन्सेप्चुअल पूछा है, ये इसका आंसर है, आराम से आप लगा लेना। इसके बाद आप घटना चक्र सोल्व करके देखना, उसके ज्यादा नहीं, उसके आप हार्डली 20 क्वेश्चन या फिर 30 क्वेश्चन घटना चक्र के, आप एनवायरमेंट की बुक उठाना, उसमें बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर खोलना और उसमें से बस 30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। सोच समझ के करना, बस इतना काम है। अगर कहीं मिस्टेक हो रही है तो आप बताना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, ठीक। बीच में मैं आपको बता दे रहा हूँ।
चलिए, थोड़ा सा लोड तो नहीं आया दिमाग पे? ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग भी है अगर समझ में आ जाए तो, नहीं आए तो भाई बहुत बोरिंग है, बहुत परेशान कर देगी, याद नहीं होती ना जल्दी से। कॉन्सेप्ट है उसमें, पूरी कॉन्सेप्ट से चलती है ना। चलिए, अगला आता है बायोलॉजिकल या सॉरी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इसको एक बार समराइज कर लो। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, उसके टाइप, उसकी अलग अलग जो वैरायटी है वो हमने पढ़ी। कुछ दिन पढ़े कि भाई 22 में 2 फेब, ठीक, ये पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तब क्या होता है, और हाइट पे कि आप प्लेन से ऊपर की तरफ जाते हो तब क्या होता है। तो ये तो हमने बायोडाइवर्सिटी लगभग पढ़ ली है। अब दिक्कत क्या है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आते हैं जो इससे खतरा है बायोडाइवर्सिटी को, किस चीज से खतरा है वहां से पूछते हैं। तो इसका जो थ्रेट है, थ्रेट किस चीज से इसको थ्रेट है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई खतरा किस चीज से है। अब हम खतरे वाली बात करते हैं कि जहां पे खतरा है, खतरा किससे, ज्यादातर इंसान से ही है, मैन मेड तरीके से ही है, कुछ नेचुरल भी है, लेकिन नेचुरल जो है उसमें फिर आप क्या ही कर सकते हो, मेन तो मैन मेड है, इसी को आप बढ़ा घटा रोक कुछ भी कर सकते हो, ठीक। तो थ्रेट, तो अभी हमने 3 चीज पढ़ी, सॉरी ये एक चीज है, दूसरा अब हम देखेंगे थ्रेट, और जब खतरा हमें पता चल जाएगा तो हम फिर इसके कंजर्वेशन पे जाएंगे कि भाई इसका संरक्षण किया कैसे जाए, कैसे ये बच पाए, ठीक। तो 3 तरीके से हमें बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है। पहला हमने इसका पूरा एसेंस पढ़ा, फिर इसको खतरा किन चीजों से, फिर इसके कंजर्वेशन हमें कैसे करना है। चलिए, तो हम अभी थ्रेट पढ़ते हैं। थ्रेट, थ्रेट खतरा, खतरा क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपने नाम सुना होगा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट ये क्या होता है भाई, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मन मेयर, मायर कुछ भी बोलते हैं, उन्होंने दिया था। उन्होंने बोला था कि यार एक चीज देखो, आप मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया का हम वेस्टर्न घाट का एग्जांपल ले लेते हैं, ये वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट है। तो अगर यहाँ पे जितनी भी प्रजाति रहती है, ठीक, कोई एक प्रजाति ऐसी भी होगी या कुछ प्रजाति ऐसी भी होंगी जो सिर्फ यहीं पे मिलती है। तो कोई भी प्रजाति, स्पेसीज, प्लांट की हो, एनिमल की हो, कुछ भी हो, अगर उसका लगभग 1500 स्पेसीज, 1500 स्पेसीज या फिर आधा परसेंट, 1% भी नहीं, 0.5%, आधी स्पेसीज एंडेमिक है, एंडेमिक, और एंडेमिक भी किसकी, वेस्कुलर प्लांट की, वेस्कुलर प्लांट। अब ये क्या होता है, वेस्कुलर कुछ नहीं होता यार, ये जो बड़े लंबे जो प्लांट होते हैं ना, लंबाई वाले, उसको बोलते हैं। ये जो लंबे प्लांट है उनकी 1500 स्पेसीज या लगभग आधा % स्पेसीज वहीं पे पाई जाती है। एंडेमिक मतलब इसी एरिया में पाई जाती है, लोकली अवेलेबल है, सिर्फ यहीं पाई जाती है, तो इस एरिया में पाई जाती है। ये 2 चीज याद रखना, 1500 स्पेसीज या फिर आधा % स्पेसीज एंडेमिक हो, किस भाई यहीं पे मिलती हो, ठीक, किसकी, वेस्कुलर प्लांट की। तो हम मान के चलेंगे कि भाई ये एक चांस बनता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन इसको और फुलफिल करनी है, क्या, कि इस एरिया की जो 70% ये वाली स्पेसीज हैं, स्पेसीज हैं, वो खत्म हो चुकी हो या खत्म होने की कगार पे हो, एक्सटिंक्ट हो गई हो, या फिर नियरली कि वो उनको खतरा हो ह्यूमन एक्टिविटीज से कि भाई ये खत्म हो जाएंगी। तब अगर ये 2 कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसी एक क्षेत्र को डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ में आई बात? मान लीजिए यहाँ पे 100 स्पेसीज हैं किसी प्लांट की, तो क्या इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आप डिक्लेयर करोगे? नहीं,
नहीं करोगे। अगर यहाँ पे 2000 स्पेसीज हैं तो आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करोगे? कर भी सकते हैं, नहीं भी। डिपेंड करता है कि इसमें से 70% मीन्स 1400 स्पेसीज क्या खत्म हो रही है, खत्म हो चुकी है ह्यूमन एक्टिविटीज से, या उसकी कगार पे। ऐसी सिचुएशन है तो हम डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए। आवाज तो नहीं आ रही यार, यहाँ पे पास में मंदिर है ना, तो ये टाइम कुछ ऐसा है, उसकी आवाज इसमें आती होगी शायद। ठीक है, तो स्पेसीज आपको पता चला, इसके बेस पे हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं। और आपको जो याद रखना है, इंडिया में कितने ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, तो भाई इसको आप ध्यान रखना। और यहीं से एक चीज आपको और पता चलेगी। एक तो देखिए वेस्टर्न घाट, ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट है। ठीक, क्या है? वेस्टर्न घाट। दूसरा है सिक्किम के इधर वाला ये रीजन, ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा, ये हिमालयन बोल देगा कि पूरा हिमालय, नहीं, सिर्फ ईस्टर्न। अगर बोलता है वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न भी नहीं, सिर्फ ईस्टर्न हिमालय। ठीक। तीसरा जो रीजन है वो ये है, इंडो बर्मा वाला रीजन। बर्मा किसको बोलते हैं? म्यांमार को। तो इंडो बर्मा, बर्मा। और तीसरा है ये नीचे इंडोनेशिया है। तो ये पूरा रीजन सुंडालैंड बोलते हैं इसको, सुंडालैंड। हमारा अंडमान एंड निकोबार इसमें आता है, तो सुंडालैंड। अब क्योंकि बायोडाइवर्सिटी, ये जो स्पेसीज है, ये किसी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को तो मानते नहीं कि भाई इंडोनेशिया है यहाँ पे वीजा लगेगा, इधर नहीं। तो पूरा हम क्षेत्र के हिसाब से उसको डिक्लेयर करते हैं, किसी कंट्री के हिसाब से नहीं करते। तो अभी आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो पूर्णतः इंडिया में है, आंसर क्या होगा? आप खुद सोचिए। पूर्णतः इंडिया में, ये म्यांमार में भी आ रहा है, ये थोड़ा ऊपर सिक्किम तिब्बत इधर भी है, ये श्रीलंका तक भी जाएगा, ये इंडोनेशिया में। तो पूर्णतः इंडिया में नहीं है, लेकिन इंडिया 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का एक पार्ट है। समझ में आई बात? ठीक। तो ये आपको बायोडाइवर्सिटी क्योंकि थ्रेट है, तो आप थ्रेट आपने ये किया। चलिए नेक्स्ट, आपको ये समझ में आया कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो अब यहां से देखिए, यहां से फिर बात शुरू हो जाती है कंजर्वेशन की, कि भाई हॉटस्पॉट तो है, अब इसका कंजर्वेशन कैसे होगा। तो कंजर्वेशन के लिए अलग अलग मेथड अपनाए जाएंगे कि भाई एक काम करो, ये स्पीसीज जहां मिलती है उसको वहीं पे संरक्षित कर दो, उस क्षेत्र को, कि भाई इस क्षेत्र में कोई बाहर के लोग नहीं जाएंगे, यहीं पे कंजर्व रहेगी। उसको इन सीटू बोलते हैं, इन सीटू। और दूसरे को एक्स सीटू बोलते हैं, कि भाई इनको कहीं बैंक वैंक में ले जाओ, बोटेनिकल गार्डन बना दो, एक्वाकल्चर, इन सब में, कि भाई इनको यहाँ पे रिजर्व करो, कुछ जो जहाँ पे है उनको उसी एरिया में हमें प्रोटेक्ट करना है। तो अब यहाँ से देखिए कंजर्वेशन के एफर्ट स्टार्ट होते हैं, और ये काफी बड़ा है, क्योंकि कंजर्वेशन में हमें क्या करना है, कंजर्वेशन। इसके लिए फिर यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम आएगा, उसमें शायद अपने 18 जो हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें से 12 यूनेस्को के प्रोग्राम में है। अभी हम करेंगे इसको। फिर आपका आएगा कि हमारे एक्ट आते हैं बहुत सारे, ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 का, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का है। इसमें एक संशोधन भी हुआ था 2023 में, तो वो संशोधन क्यों करना पड़ा? ऐसे ही कुछ प्रोटोकॉल है, ये क्वेश्चन की भरमार है यहाँ से, कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल हमें करने हैं। और लेटेस्ट वाला क्यूनमिंग जो बोलते हैं, चाइना में जो हुआ था 30x30 वाला, ठीक। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी बड़ा टॉपिक है, टाइम लेता है। फिर इसमें नेशनल पार्क, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनको भी हम थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका इतना काम हमें भी करना है। लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, जब मेंस में आपसे पूछता है ना, मेंस में, तो मेंस में आपको कैसे डील करना है, तो मेंस में कुछ नहीं करना, एक याद कर लो तरीका। और प्री में भी पूछेगा तो यही कारण है। क्या है, मैं आपको पहले से बताता हूं। चिप्पोड मतलब हिप्पो, हिप्पो है, मैं इसमें सी लगा दिया मैंने, चिप्पो।
चाहे तो डी भी लगा दो, सी और डी लगा दिया। आप ऐसे समझो कोई हिप्पोपोटामस है तो हिप्पो है, हिप्पो, इसमें सी और डी, दो चीज मैंने लगा दी, आपका मेंस का आंसर खत्म। बायोडाइवर्सिटी पाएगा, आंख बंद करके लिख के आ जाना, कुछ नहीं करना आपको। पहला भाई खतरा क्या है बायोडाइवर्सिटी को, तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, नहीं है क्या। दूसरा हैबिटाट, जो इनका क्षेत्र है वो खत्म हो रहा है, उस वजह से हो रही है। तीसरा इन्वेजिव एलियन स्पेसीज, जो बाहर से प्रजाति आ जाती है, कुछ घास, जो घास वगैरह है लेंटाना वगैरह, वो खत्म कर देती है लोकली, जैसे चीड़ का पेड़, उसने जो बांज के पेड़ हैं लगभग उनको खत्म कर दिया है। ऐसे ही पी से पोचिंग, शिकार, सलमान खान, है ना। फिर पी से पोल्यूशन, आप पोल्यूशन करते हो। अब एक पानी है, वो पानी साफ है, साफ पानी में मछली रहती है, उसमें उसमें आपने गंदगी डाल दी, फर्टिलाइजर डाल दिया, एग्रीकल्चर का वेस्ट डाल दिया, पोल्यूशन हो गया, मछली मर जाएंगी उसमें, तो मछली। ऐसे ही ओवर ग्रेजिंग, भाई घास थी 10 किलो, आपने उसमें 50 जानवर छोड़ दिए, वो चर गए पूरी घास को, तो यहाँ पे घास बची नहीं। अब घास नहीं बची तो घास में रहने वाले जीव जंतु भी नहीं बचे, तो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। और डी से क्या है, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। ये थार डेजर्ट है, वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, वो बढ़ेगा तो जहाँ पे हरियाली है वहाँ पे अपनी भाई हरियाली वाली बायोडाइवर्सिटी है, रेगिस्तान पहुँच जाएगा तो उसको ख़त्म कर देगा। तो इस तरीके से आप ये 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लिखो। प्री में पूछेगा तो यही है भाई, सबसे मुख्य कारण की हैबिटाट, बाकी ये सारे कारण है, मुख्य ये रहेगा। बाकी अगर आपसे वैसे पूछ लेता है मेंस में कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसको किन चीज़ों से खतरा है और उसके लिए क्या कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी सरकार ने ली है, तो ये इसी तरीके का क्वेश्चन है। बायोडाइवर्सिटी क्या है मैंने आपको बता दिया, स्पेसीज रिचनेस और इवननेस। खतरा किस चीज से है, इन चीजों से खतरा है। कंजर्वेशन कैसे होगा, इन चीजों से कि भाई बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है, आपके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं और जो नेशनल पार्क, ये सब है। तो पूरी बायोडाइवर्सिटी एक ही टॉपिक में या इसी कल वाली वीडियो में खत्म, तो टेंशन फ्री। इसी तरीके से हम ये 5 टॉपिक हमें करने हैं, कुछ टॉपिक एक दिन में ही हो जाएंगे, कुछ टॉपिक 2 दिन भी लेंगे, लेकिन 5 आपने खत्म किए। अपने नोट्स आप रिवाइज करना जरूर, आप इधर उधर बुक नोट्स के चक्कर में मत पड़ो यार, मैं आपसे बोल रहा हूँ। मैं पीडीएफ मैंने बनाई भी है, आप बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन किस काम की है। फिर से मैं आपको 50 पन्ने पकड़ा देता हूँ बायोडाइवर्सिटी पे, फिर 50 पेज पढ़ाऊंगा आपको एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट पे, फिर नेशनल पार्क की लिस्ट देता हूँ, फिर उस पे मत जाओ प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वो आपको फेलियर की तरफ ही लेके जाएगा। सिंपल है, कंसोलिडेशन, ये 4 पेज पे आ गया है, 4 पेज पे ही रखो इसको, कल जो पढ़ाएंगे 2-3 पेज उस पे जाना, उसको लिखना, वहां से बस रिवाइज करते रहो, आपके पास जो भी है वहां से। बाकी एक्स्ट्रा किसी भी एक भी फैंसी पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ना। मैं भी यहाँ भी चैट जीपीटी से बहुत अच्छी अच्छी इमेज, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं ना, नंबर तो 2 ही मिलने हैं, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, पीडीएफ के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना, किसी भी इंस्टीट्यूट की, आप कुछ भी है, इतनी अच्छी अच्छी पीडीएफ चल रही है, देख के मन करता है कि यार पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ो भाई, बस इतना काम कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन ही तो सोल्व करने हैं, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। चलिए, तो ये मेरी साइड से है। बाकी ये वीडियो, ये शायद अभी यूट्यूब पे हम अपलोड करेंगे, तो ये फर्स्ट वीडियो है, बाकी सारी वीडियो ये ऐप पे आपको मिलेंगी, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।